तो जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसका पूरा प्लान आना चाहिए और फुल प्लान आना चाहिए कि मैं किस तरीके से इस कार्यक्रम को implement ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो यंग जनरेशन काम कर रही है, आप देखिए वो लोग कितना समय मोबाइल पे लैपटॉप पे बिताते हैं, और आपको लोगों का तुरंत अटेंशन चाहिए, तो ऑडियो वीडियो इज़ अ वेरी एसेंशियल थिंग। और मेरा मानना है कि हर संस्था को उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत ही लो रिसोर्स सेटिंग में भी आप उसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं आपको बहुत बड़ा कैमरा सेटअप चाहिए, आप बेसिक मिनिमम चीज़ों से भी उसको मिशन और विजन में ही बदलाव कर सकते हैं। लेकिन यस, जो आपने प्रपोजल में लिख के दिया है, जो प्रोजेक्ट में आपने एग्री किया है डोनर के साथ में, वो आपका अलाइन करना चाहिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के साथ में। जो आपका डोनर को रिपोर्ट जा रहा है, इंपॉर्टेंट विषय है ये। और हम सब लोग डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं, तो जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में डालते हैं। जब लॉजिकल फ्रेमवर्क में डालते हो तो आपको पता पड़ता है कि क्या इनपुट हमने डाला, क्या एक्टिविटीज़ हमने करी, और उससे आउटकम क्या निकल के आए। अब मान लीजिए ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं आपके, या आपके डोनर्स हैं, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया। तो वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं, यानी कि लोगों के जीवन में मेरी संस्था के काम करने से क्या बदलाव आया, लोगों नमस्कार, एक बार आप सभी का पुनः स्वागत है एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं कि एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में आईएसआरएन का जो मैंडेट है कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस की कैपेसिटी बिल्ड हो, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम लोग बात करें। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और आप सब के लिए, एनजीओ सेक्टर के लिए ये विषय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि काम करने वाले एनजीओज अगर हम देखें तो भारत में जो एक बड़ा लॉट है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का, उसमें काफी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो काम बहुत अच्छा कर रही हैं ग्रासरूट लेवल पे, बट उनकी कहीं ना कहीं उस काम को कैसे शोकेस करना है, कैसे लोगों के सामने लेके जाना है, ये काम में कहीं उनकी महारत कहें तो नहीं है, या फिर उस काम को वो इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। लेकिन आपको जैसे कि मालूम है कि आज का समय जो है वो ब्रांडिंग शोकेसिंग का टाइम है, जहां पर आप किसी भी एक, अगर आप देखिए ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को इस विधि को, इस आर्ट को लोगों से जो कॉर्पोरेट हैं उनसे सीखना चाहिए कि कैसे वो अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करते हैं, और एक छोटे से प्रोडक्ट को भी एक अच्छी पैकेजिंग के साथ जब मार्केट में लाते हैं तो नंबर ऑफ कंज्यूमर क्रिएट करते हैं। और सिमिलरली, अगर मैं ऐसा नहीं कहता कि मार्केट और वॉलंटरी सेक्टर एक है, लेकिन आपको अपने काम को अगर बाहर ले जाना है, लोगों को बताना है, और ये सिर्फ शोकेसिंग के लिए जरूरी नहीं है। इस विषय का महत्व बहुत इंपॉर्टेंट डोनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो आप अपने विषय को ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों के सामने ला सकते हैं। इवन इन हाउस जब आप अपने विषय को डॉक्यूमेंट करते हैं तो उसको फ्यूचर में प्लानिंग के लिए, रिव्यू के लिए और नए प्रोजेक्ट डिजाइन करने में प्रीवियस डॉक्यूमेंटेशन आपकी हेल्प करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये विषय बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप सब इससे सहमत होंगे कि अगर हमें डॉक्यूमेंटेशन को हम समझते हैं, उसकी आर्ट को जानते हैं, उसके टेक्निकल पार्ट को जानते हैं, तो हम आने वाले समय में ऑर्गेनाइजेशन को एक नया शेप दे सकते हैं। और इसी विषय को लेकर आज का जो हमारा डिस्कशन है, ये पूरे पॉडकास्ट में, जो एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं, उसकी टैगलाइन अगर मैं कहूँ, एक लाइन में अगर एक सब्जेक्ट कहूँ, तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन द डिजिटल एज, अगर इसको कहें तो बुरा नहीं होगा, कि आज के समय में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो डिजिटल टाइम में किस तरह से रोल प्ले करती हैं। और इस विषय को रखने के लिए आज हमारे बीच में बहुत ही सीजन्ड प्रोफेशनल, एक डेवलपमेंट सेक्टर में जिनका एक लंबा समय रहा है, और बहुत सारे मैं उनके बारे में परिचय भी आपसे कराऊंगा, लेकिन पहले मैं उनको आपसे रूबरू कराता हूं। आज के मेहमान जो हमारे विषय को आपके सामने लाएंगे वो हैं अशोक राय सिंघानी जी। स्वागत है अशोक राय सिंघानी जी आपका आज के पॉडकास्ट में। आप आए और आपने समय दिया।
मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे मेंबर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो ISRN के साथ पिछले 10 सालों से जुड़े हुए हैं, उनको इस विषय में आपसे बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। इससे पहले कि मैं विषय पे जाऊं, मैं अशोक राय सिंघानी जी का आपको एक छोटा सा परिचय कराना चाहूंगा। अशोक राय सिंघानी जी का एकेडमिक्स जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही स्ट्रांग है। आपने ड्यूल मास्टर किया है मैनेजमेंट में और पॉलिटिकल साइंस में। आपने साथ में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है। साथ ही आपका, जैसे मैंने कहा कि पिछले 25 सालों से डेवलपमेंट सेक्टर के डिफरेंट जो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ आपने काम किया है। मैं उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन मैं आपको जस्ट एक कुछ नाम लेना चाहूंगा आपके बारे में, आपके परिचय में। आपने JSI, एबेट एसोसिएट, ममता, समिता और IP ग्लोबल, UNDP सबके साथ काम किया है। और आपके काम का इम्पैक्ट अगर मैं कहूँ तो 25 राज्यों के जो डेवलपमेंट इंडिकेटर्स हैं उनको इम्प्रूव करने में काफी हेल्पफुल रहा है। और स्पेशली अगर हेल्थ मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो आपका हेल्थ में बहुत बड़ा रोल है। और पिछले अगर 3 साल पहले का अगर मुझे एक वाकया याद है अशोक जी, जब कोविड का समय था और सारे डेवलपमेंट एजेंसीज काम करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में देख रही थी, उस समय अशोक जी ने कोविड में बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया और JSI के साथ, जॉन स्नो इंडिया के साथ मिलकर USAID के एक बड़े प्रोजेक्ट में, जो 18 राज्यों में जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ और जिसके कारण न सिर्फ कोविड वैक्सीनेशन अक्रॉस द कंट्री उसके नंबर्स बढ़े, इम्यूनाइजेशंस हुआ, बल्कि साथ में लोगों को बहुत सारी नॉलेज भी मिली। ऐसे योग्य और प्रतिभा के धनी आज हमारे बीच में हैं, जिनका डेवलपमेंट सेक्टर में एक अलग आयाम है, और मैं अशोक जी को हम सब सुनना चाहेंगे। तो अशोक जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज का जो विषय है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप खुद लोगों से कहते हैं कि अगर काम करना है तो काम करो, लेकिन काम को जितना उसका अगर आप डॉक्यूमेंट करोगे, जिसको हिंदी में दस्तावेजीकरण भी अगर लोग कहते हैं, कि अगर उसको आप एक साथ कंपाइल करके अगर रखोगे तो उससे आपका काम बढ़ेगा। तो अशोक जी, मैं तो चाहूंगा कि पहले थोड़ा सा आप इस विषय पर बताएं, जिससे कि ऑडियंस को ये समझ में आए कि इस विषय की इम्पोर्टेंस क्या है। एंड देन हम आपसे, मेरा इसके साथ मैं क्वेश्चन भी ऐड कर देता हूं कि डेवलपमेंट सेक्टर में डॉक्यूमेंटेशन का क्या इम्पोर्टेंस है, और अगर एनजीओज इस कला में अगर माहिर हैं और इस काम को अगर करते हैं तो कैसे वो इसके थ्रू अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका ISRN एनजीओ क्लिनिक में मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो विषय आज आपने चुना है वो देश के लगभग सभी जितने भी छोटे एनजीओज हैं, फेथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, SFGs हैं और जो अन्य सामाजिक संस्थाएं हैं, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। डॉक्यूमेंटेशन को अगर मैं एक शब्द में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो एक मिरर है। आपने कितना भी अच्छा काम किया हो, अगर वो मिरर आपका गंदा है तो नहीं दिखेगा। तो जितना खूबसूरत आपका साफ मिरर होगा उतना आपका अच्छा चेहरा दिखेगा। और उस मिरर को आप और ब्यूटीफाई कर सकते हैं, कुछ लाइटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके के आज हम टूल चर्चा करेंगे, किस तरीके से उस मिरर को यानी डॉक्यूमेंटेशन को, जिसको दस्तावेजीकरण हिंदी में आपने बोला, उसको कितना बेहतर तरीके से कर सकते हैं, और एनजीओज कौन से टूल्स एंड टेक्निक यूज कर सकते हैं ताकि वो जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं उसको दुनिया को मालूम भी पड़े। आप जब फील्ड में जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे संस्थाओं से मिलते हैं, बहुत प्रभावित भी होते हैं आप, जो कि आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात करते हैं। आप देखते हैं फील्ड में वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब वो कागज में आता है तो उतना सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण नहीं हो पाता। तो आज के चर्चा का विषय हम लोग यही करेंगे कि किस तरीके से, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको उनको डॉक्यूमेंटेशन में शामिल करना है और कैसे उसे बेहतर कर सकते हैं। अब मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ। अगर हम एनजीओज के डॉक्यूमेंटेशन के लिए देखें तो इसको हम 2 या 3 बड़े भागों में बांट सकते हैं। पहला है कंप्लायंस। जब हम एनजीओ बनाते हैं तो हम कंप्लायंस का बहुत ध्यान रखते हैं। हम बोलते हैं कि हमारी संस्था को 12A मिलना चाहिए, हमारी संस्था को ATG मिलना चाहिए, FCRA मिलना चाहिए, और हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं, पैन कार्ड बनाते हैं, बैंक खाता खोलते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है हम डॉक्यूमेंटेशन कम करते आते हैं। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्ट पे रहता है, वो भी 2 ही विषयों पर, प्रपोजल लिखा, बजट बनाया। लेकिन इन दोनों तीनों हिस्सों को हम अलग अलग हिस्सों में बांटें तो पहला हिस्सा है कंप्लायंस, यानी कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि आपकी संस्था को लगातार चलने के लिए, ताकि सरकार भी आपकी मदद करे, जो डोनर आपको फंडिंग दे रहा है या आपके स्टेक होल्डर साथ में काम कर रहे हैं,
उन्हें लगे कि आप एक ऐसी संस्था के साथ में काम कर रहे हैं जो कि रिलायबल है, जिनके साथ में वो फंडिंग दे सकते हैं, साथ में काम कर सकते हैं। तो आपको मान लीजिए एफसीआरए का एग्जांपल लेते हैं, तो आपको हर क्वार्टर में आपके पास में आपकी ऑडिटेड रिपोर्ट होनी चाहिए, आपकी एनुअल रिपोर्ट बन के सबमिट होनी चाहिए। जिस मुद्दों पे आप काम कर रहे हैं उन मुद्दों की भी अलग डॉक्यूमेंटेशन है। बहुत सारे ऐसे एनजीओ हैं जो मान लीजिए पर्सन विद डिसेबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो उनको पीडब्ल्यूडी का रजिस्ट्रेशन अलग से कराना है। मान लीजिए ऐसे एनजीओ हैं जो कि छोटे बच्चों के साथ में काम कर रहे हैं, कोई बाल सुधार गृह खोल रहे हैं, तो उनको जीजे एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराना है। तो एक तरफ तो सारा कंप्लायंस का मुद्दा है, दूसरी तरफ है प्रोग्राम और हमारे स्टेक होल्डर्स को कैसे मालूम पड़े। उसके लिए आपकी एनुअल रिपोर्ट है, आपके प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट है, आपकी इन हाउस जो संस्था के डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा, आपने एक बड़े अच्छा एक टर्मिनोलॉजी यूज की, मिरर। तो ये अगर एक शब्द में, एक वर्ड में कहें तो ये डॉक्यूमेंटेशन एक मिरर ही है। आपने बहुत करेक्ट वर्ड कहा। अशोक जी, जो ये लीगल कंप्लायंसेस हैं, ये तो ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन मैंने देखा कि इस पे काम कर लेती हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके बिना हम आगे मूव नहीं कर पाएंगे, प्रपोजल नहीं दे पाएंगे, किसी डोनर के साथ कांटेक्ट नहीं आ पाएंगे। लेकिन जो प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन है वहां पर कहीं चूक जाते हैं। तो आपने एकदम सही कहा कि लीगल कंप्लायंसेस तो इम्पोर्टेंट है, जो क्योंकि वो तो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है जिसके थ्रू आप आगे मूव करते हैं। बट उसके साथ साथ और क्या क्या ऐसे टाइप ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है जिनको मेंटेन करना चाहिए। दूसरा, साथ में अगर एनजीओस, क्योंकि मैं एक परिचय में एक बात मैं बताना भूल गया कि अशोक जी ने एनजीओ सेक्टर में या डेवलपमेंट सेक्टर जिसको हम समझते हैं उसमें दोनों साइड से काम किया है। मतलब पहले उन्होंने इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस में भी काम किया है और डोनर पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो अभी भी एज अ डोनर भी काम कर रहे हैं, तो उनको दोनों एस्पेक्ट्स मालूम है। तो आपके एक्सपीरियंस में और अनुभव में कहीं क्या चैलेंजेस आते हैं जिनके कारण ऑर्गेनाइजेशंस ये काम नहीं कर पाती है? अगर उसको भी थोड़ा हाईलाइट करेंगे तो आई थिंक जो चैलेंजेस हैं और जो सॉल्यूशंस हैं उनको लिंक कर पाएंगे ऑर्गेनाइजेशंस। संतोष जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। चैलेंजेस और कैसे उसको मिटिगेट करें, कैसे उनको सफलता पाएं। जब छोटे संस्थाओं से मिलेंगे वो बोलेंगे कि हमारे पास में रिसोर्सेज नहीं, मेरे पास फंड नहीं है, मैं कैसे डॉक्यूमेंटेशन अच्छा करूं, मैं करना चाहता हूं। फंडिंग एजेंसी के पास जाएंगे, फंडिंग एजेंसी बोलेगी मैं आपको प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग दूंगा पर आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए फंडिंग मैं नहीं दूंगा, वो आपका इन हाउस काम है। तो एकदम एकदम वाजिब सा समस्या है एनजीओ के सामने। फिर दूसरा है कि चूंकि वो लोग बहुत फोकस करते हैं काम पर, फील्ड में अच्छा काम करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन में क्वालिटी छूट जाती है। डॉक्यूमेंट जो डोनर ने मांगा है, जैसे आपने ही बोला कि कंप्लायंस के सब काम पूरे कर लेते हैं लेकिन वो क्वालिटी नहीं आ पाता, इससे डोनर इंप्रेस हो, उससे आउटसाइड वर्ल्ड सरकार को, अदर स्टेक होल्डर्स को, जिन एकेडमिशियन साथ में काम कर रहे हैं उन सबको देखिए अच्छा काम कर रहे हो, वो छूट जाता है। तो पहला चैलेंज उनके सामने आता है, उनके पास में फंडिंग नहीं है। दूसरा चैलेंज आता है उनके पास में क्वालिटी नहीं है। तीसरा होता है उनको लगता है कि प्रायोरिटी नहीं है हमारे लिए प्रायोरिटी फील्ड में ज्यादा काम करना है। तो इन सारी समस्याओं के जो समाधान है उनको अगर मैं क्रम से एक सूची में डालूं तो सबसे पहला है, अभी हम लोग डिजिटल एरा में रह रहे हैं और बहुत सारे टूल्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का टूल यूज करना है, फॉर एग्जांपल monday.com है, आपको ड्रॉप बॉक्स है आपके पास में एक्सेल वर्ड तो बहुत ही बेसिक टूल्स है। उसके अलावा आजकल चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं आप। बहुत सारे फ्री एआई टूल्स हैं जो आपको बहुत कम समय में और लगभग शून्य कॉस्ट में आपकी संस्था को मदद कर सकते हैं कि कैसे डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाएं। दूसरा एक विषय है, हम लोग हायर नहीं कर सकते ट्रेनिंग के लिए बहुत लोगों को, लेकिन जो हमारा इन हाउस स्टाफ है, जो प्रोजेक्ट को लोग मैनेज कर रहे हैं, उनका कैपेसिटी बिल्ड कर सकते हैं। मैं एक संस्था से मिला था, बहुत छोटी संस्था है उदयपुर की, और मुझे उनका अप्रोच बहुत अच्छा लगा, वो शेयर करना चाहूंगा आपसे। उन लोगों ने बोला कि हमारी टीम में इन हाउस डॉक्यूमेंटेशन का कमी था और उनके जो सीईओ थे उन्हें ये महसूस हो गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने कहा कि क्या रास्ता निकाला आपने? तो उन्होंने बोला कि हमने एक शॉर्ट टर्म कंसल्टेंट हायर किया जो कि बहुत बेहतरीन कंसल्टेंट थे। उन्होंने 20-30 साल का यूएन में काम करने का अनुभव था। वो आए, उन्होंने हमारा एक राउंड डॉक्यूमेंटेशन किया, हमारी टीम का ट्रेनिंग किया। उसके बाद में हमने स्कोप ऑफ वर्क बना दिया कि सब लोगों को इसी फॉर्मेट से अपने डॉक्यूमेंटेशन करना है, और जो उन्होंने ट्रेनिंग में टिप्स दिए उन टिप्स को आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो हो सकता है बहुत बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन हम लोग ना कर पा रहे हैं, पर बेसिक डॉक्यूमेंटेशन हम लोग कर पा रहे हैं। तो आपकी टीम को अगर आप इन्वॉल्व करते हैं, उनका ट्रेनिंग करते हैं, कैपेसिटी बिल्डिंग करते हैं, तो डेफिनेटली आप इन सब चीजों से ओवरकम पा सकते हैं। प्लस डिजिटल टूल्स तो मेरा रिकमेंडेशन है,
सभी छोटी संस्थाओं को यूज करने ही चाहिए। और ISRN बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आपके साथ तो 800 मेंबर जुड़े हुए हैं। अगर आप एक लिस्ट बना के ऐसे टूल्स की सबको भेजते हैं तो बहुत बड़ी मदद हो सकती है सारे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस की। यस, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम उन्हें जो टेक्निकल टूल्स हैं उनके बारे में अवेयर कर सकते हैं। और जैसे कुछ टूल्स के नाम आपने लिए, वो इम्पोर्टेंट टूल्स हैं जिनकी सहायता से आपने बताया कि विदाउट एनी इन्वेस्टिंग कॉस्ट, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के बिना भी हम उनको यूज कर सकते हैं। सारे टूल्स ऑलमोस्ट क्लाउड पे अवेलेबल हैं, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इस तरह के टूल्स की जो लिस्ट है, जैसा आपने सजेस्ट किया है, वो आपके साथ शेयर भी करें। अशोक जी, इसमें एक बात और निकल के आती है, जैसे आपने एक संस्था का, राजस्थान का एग्जाम्पल भी दिया कि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस कुछ हैं जो काफी सेंसिटाइज हैं, ओरिएंट हैं, और वो चाहती हैं कि डॉक्यूमेंटेशन हो, लेकिन उनको वो विधि नहीं मालूम, वो आर्ट नहीं मालूम कि डॉक्यूमेंटेशन करना क्या है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं आपको, काफी ऑर्गेनाइजेशंस के डॉक्यूमेंट्स जब हम लोगों के पास आते हैं एज अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, जब उनको प्रपोजल राइटिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, या कहीं कोई अपॉर्चुनिटी होती है तो उनसे भिजवाते हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स भेजिए। और तो देखा है कि वो उनका जो लेवल ऑफ राइटिंग है वो बहुत सटीक नहीं होता है। मतलब उसमें ज्यादातर कहानी होती है, डेटा नहीं होता है, फैक्ट्स नहीं होते हैं, प्रोसेस नहीं होता है, मेथोलॉजी नहीं होती है। तो ये कैसे सिखाया जा सकता है और कैसे इस पे ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को बिल्डअप कर सकती है कि एक तो है जो डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कर पा रहे हैं तो क्वालिटी डॉक्यूमेंटेशन कैसे करें, उसके कुछ टूल्स, टेक्निक्स अगर आप बताएंगे तो लोगों को और थोड़ा इंसाइट मिलेगा उस पर। बिल्कुल संतोष जी, जो आपने विषय अभी उठाया है, इसके ऊपर ट्रेनिंग करने के लिए शायद 3 दिन या 4 दिन का समय चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 ऐसे टूल बोलूं जो कि हर लीडर को, जो कि CEO है, किसी प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, उसको मदद कर सकते हैं। पहला टूल है, जब भी आप कोई डॉक्यूमेंट करते हैं, सारे WH वर्ड को अपने सामने लिख के रख लीजिए। व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ, विथ हूम, ये सारे सवाल आप अपने डेस्क पर लिख के रख लीजिए। आपके पास में कोई रिपोर्ट आया, देखिए उसमें व्हाई लिखा है, ये कार्यक्रम क्यों कर रहे हैं हम, लिखा है व्हाट, कैसे कर रहे हैं हम, हाउ, कैसे कर रहे हैं हम लोग, व्हाट, क्या कर रहे हैं हम लोग। जो भी WH वर्ड्स हैं, वो सारे का अगर आंसर आपकी रिपोर्ट में है, तो आप कम से कम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इस रिपोर्ट में सारे एलिमेंट कवर हो रहे हैं। जब आप इसको किसी को सबमिट करेंगे, चाहे वो कोई भी स्टेक होल्डर, डोनर हो, सरकार हो, आप जिन आप छोटे संस्थाओं के साथ में काम कर रहे हो, वो ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे इस रिपोर्ट में कोई चीज मिसिंग है। तो सारे WH वर्ड तो मिनिमम कवर होने चाहिए। दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फेज होती है पूर्व योजना, पूर्ण योजना। यानी कोई भी आप प्लान बनाते हैं तो फुल प्लान बनाइए और पहले से प्री प्लान बनाइए। तो प्री प्लान एंड फुल प्लान, अगर अंग्रेजी में उसको पूर्व योजना, पूर्ण योजना को हम बोले, तो जब भी आप डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं तो उसका पूरा प्लान आना चाहिए और फुल प्लान आना चाहिए कि मैं किस तरीके से कार्यक्रम को इम्प्लीमेंटेशन करूंगा। क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा, दोनों का रिक्वायरमेंट बहुत जरूरी है। क्योंकि जो रिपोर्ट को पढ़ रहा है, कुछ लोग ऐसे होंगे जो डेटा ड्रिवन होंगे। जब वो पढ़ते हैं 5 मिलियन लोगों पे इम्पैक्ट आएगा, 2000 लोगों पे इम्पैक्ट आएगा, तो वो इम्प्रेस होते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि क्वालिटेटिव बात से इम्प्रेस होते हैं, यानी कोई सक्सेस स्टोरी है, कोई कहानी है, किसी के जीवन में बदलाव आया आपकी रिपोर्ट देख के। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों एस्पेक्ट्स आर बोथ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस, इसको जो आपने ये बहुत अच्छी बात कही कि जितने W हैं इनका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो W को कैसे, अगर हमने पहले फ्रेम कर लिया किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाने से पहले, और हाउ और whom ये भी अगर हमने देख लिया, तो एक बड़ा सटीक आपने बात कही कि डोनर्स को फिर आपसे सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, क्योंकि सारे आंसर इन्हीं W और H में फंसे हैं। तो वो सारे अगर आपने डॉक्यूमेंट में ले आए तो वो आ जाएगा। अब एक चीज और इसमें जोड़ना चाहूंगा, अगर उस पर भी थोड़ा आप बात करेंगे तो इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डॉक्यूमेंटेशन के फेजेस होते हैं। जैसे आपने बड़ा अच्छा बात कही, पूर्ण और पूर्व। तो जैसे प्री एंड पोस्ट की जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा अगर हम डॉक्यूमेंटेशन फेजेस की को डिवाइड करें प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट में, तो उसके क्या फेजेस हो सकते हैं और उसका क्या रोल हो सकता है, वो भी अगर थोड़ा ऐड करिए तो अच्छा होगा इसमें। बिल्कुल संतोष जी, कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जो हम प्री प्लानिंग करते हैं, जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि NGOs एक सीमा तक रुक जाते हैं कि मैंने बहुत अच्छा प्रपोजल बनाया और मैंने बजट बनाया, लेकिन मुझे फिर भी फंडिंग नहीं मिली, या मैंने 10 जगह पे प्रपोजल बना के भेजा
अप्रूवन कार्यक्रम है, मैंने पहले करके दिखाए, फिर भी डोनर मुझसे इम्प्रेस नहीं हो रहे, तो ये अधूरा डॉक्यूमेंटेशन। जब डोनर उसको देख रहा है तो उसके लिए आधी पिक्चर है, वो मिरर जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो मैं कुछ उदाहरण देता हूँ आपको। जब भी आप कोई प्रपोजल सबमिट करते हैं या कार्यक्रम, आपको प्रपोजल फंडिंग मिल भी गया है, इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं तो प्री फेज में यानी प्लानिंग फेज में। एक एग्जांपल है, उसको हम बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन प्लान। कौन कौन से रिस्क आपको लगते हैं जब मैं कार्यक्रम को करूंगा तो वो रिस्क आ सकते हैं। आपको अपनी टीम के साथ बैठना है, उसको ब्रेनस्टॉर्म करना है, चर्चा करनी है और आइडेंटिफाई करने हैं ये लो रिस्क है, ये मीडियम रिस्क है और ये हाई रिस्क है। फिर उसका एक मिटिगेशन प्लान बनाना है। मान लीजिए ऐसा कोई रिस्क आता है, फॉर एग्जांपल कोविड आया, ऐसी कोई समस्या दोबारा भी आ सकती है, ऐसी कोई दोबारा से बहुत बड़ी कुछ चीज भी हो सकती है, तो उसमें हम कैसे मिटिगेट करेंगे। और मेरी संस्था में बहुत सारे स्टाफ हैं, कुछ लोग लीडरशिप पोजीशन पे हैं, कुछ लोग इंप्लीमेंटेशन पोजीशन पे हैं, कुछ लोग स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं। तो जब वो रिस्क आएगा, उस मिटिगेशन प्लान में उन स्टाफ मेंबर्स का, उन लीडर्स का क्या रोल है। तो इस तरह का अगर पूरा प्लान होता है, तो जब आपके डॉक्यूमेंट के साथ प्रपोजल साथ में लगता है तो उसमें वैल्यू एडिशन होता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण विषय है स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। एनजीओ सेक्टर जब काम करता है तो हम लोग फील्ड में काम करते हैं। आप चाहे एजुकेशन पे काम करें, वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करें, फाइनेंशियल लिटरेसी पे काम करें या किसी भी सामाजिक विषय पे काम करें, आपको जाके लोगों के साथ में काम करना है। अब वो स्कूल हो सकते हैं, कॉलेज हो सकते हैं, सरकार हो सकती है, अन्य संस्थाएं हो सकती हैं। तो हजारों स्टेक होल्डर्स के साथ में हम लोग मिल रहे हैं। जब हम लोग, जो लोग प्रोजेक्ट को डिजाइन करते हैं, उनके पास सारा विजन है कि हम इस तरीके से काम करेंगे, लेकिन वो कहीं लिखा हुआ नहीं होता। तो अगर आप एक स्टेक होल्डर एनालिसिस साथ में लगाएंगे कि किन किन लोगों से हम लोग मिलेंगे, किस तरीके से हम उनको अपने प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे और किस तरीके से वो लोग हमारे प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आपके एक संस्था को एक अलग से बेनिफिट मिलेगा। तो पहला विषय था जो कि लोग मिस करते हैं, वो था रिस्क मिटिगेशन प्लान। दूसरा है स्टेक होल्डर एनालिसिस। तीसरा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी के लिए, सभी आजकल से बहुत फोकस भी कर रहे हैं, वो है आपका मॉनिटरिंग, इवैल्यूएशन एंड लर्निंग। तो आप किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करेंगे, कैसे डेटा को इंश्योर करेंगे कि वो डेटा सही है। फॉर एग्जाम्पल आजकल कुछ लोग हमारी संस्था में हो सकते हैं जो कि बोलेंगे कि मैं तो डॉक्यूमेंटेशन में अच्छा नहीं हूँ या मेरे पास लैपटॉप नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत से पिक्चर्स खींचते हैं और डिजिटल एरा है, हम लोग वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स शेयर करते हैं, लेकिन उसको भी मैनेज करने के लिए कोई सिस्टम होना चाहिए। आप सारे फोटोज के साथ में कैप्शन होना चाहिए। जब उन सारे फोटोज को अपने लैपटॉप में सेव कर रहे हैं तो कुछ डेट वाइज या इवेंट वाइज कर सकते हैं, ताकि जब उन पिक्चर्स का इस्तेमाल करना हो तो हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो कैसे कम्युनिकेशन को यूज करेंगे, कैसे एमईएल फ्रेमवर्क बनेगा, वो सब भी बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है एक पूरे डॉक्यूमेंटेशन का फॉर द प्री प्लानिंग फेज। तो अशोक जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि प्री, ड्यूरिंग एंड पोस्ट में कैसे होता है। इवन एक बहुत सॉलिड पॉइंट आपने टच किया जिसको शायद मेरे भी दिमाग में नहीं था कि डॉक्यूमेंटेशन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको डॉक्यूमेंट करिए, बल्कि डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ जो आर्काइव बनाने का काम है, वो बहुत अच्छी बात आपने कही कि हम लोग खुद, मतलब कई बार मैंने बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स को भी देखा है कि बहुत सारा डेटा आ जाता है, बहुत सारी फोटोज आ जाती हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं, बट जब जरूरत पड़ती है तो उनको ढूंढने में 1-1 घंटा लगता है। तो वो जो सिस्टमैटिक तरीके से उसको असेंबल्ड करना है या उसको फाइल वाइज, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि फाइल में फोल्डर्स में नेम के साथ, ईयर वाइज, प्रोग्राम वाइज, अगर ऐसा हम करते हैं तो आई थिंक कभी भी हम टिप्स पे चीजें निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। 5 साल पहले का भी हम रिकॉर्ड अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डॉक्यूमेंटेशन का के साथ साथ जो फाइलिंग सिस्टम है, चाहे वो सॉफ्ट फाइल हो या हार्ड फाइल हो, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो उनको कैसे हम सीरियसली मेंटेन कर रहे हैं, जिससे ऑडिट, नॉट ओनली फॉर ऑडिट, अपने रिकॉर्ड के लिए, अपने काम के लिए भी हम उनको यूज कर सके। तो ये बहुत अच्छी बात आपने टच की। दूसरा, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि आपने पोस्ट में जो बात बताई उसको थोड़ा सा और अगर हम एक्सटेंड करें, क्योंकि आजकल एक बड़ा डोनर्स की डिमांड होती है और बहुत
कॉमन सुनने में आता है, सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात है। तो इम्पैक्ट डॉक्यूमेंटेशन कैसे किया जा सकता है और किस तरीके से किया जा सकता है, वो भी एक थोड़ा पॉइंट आप ऐड करेंगे तो आजकल के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। दूसरा जो अचीवमेंट है या पब्लिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम डिजिटल एज में हैं जैसे हमने कहा, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं अगर इसको हम किसी को ना बताएं तो भी मालूम चल जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया की निगाहें आपके ऊपर है और सोशल जितने सारे ये प्लेटफॉर्म हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इनके थ्रू ये पब्लिसिटी भी होती है। तो तीन चीजें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि एक तो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, उसका क्या रोल है और कैसे हो सकता है। दूसरा जो अचीवमेंट है उनका डॉक्यूमेंटेशन, एंड थर्ड पब्लिसिटी। बहुत सुंदर संतोष जी। बहुत मुझे किस्मत से बहुत मौका मिला अलग अलग राज्यों में ट्रैवल करने का और बहुत सारी छोटी छोटी संस्थाओं से अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलने का। एक जो बेस्ट प्रैक्टिस मेरे को सीखने को और देखने को मिली, उसको मैं टिप की तरह सभी संस्थाओं को देना चाहूंगा। कुछ संस्थाओं ने पॉलिसी बना रखी है, उसको बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी। जिस तरीके से हमारी सब संस्थाओं में एचआर पॉलिसी होती है, फाइनेंस पॉलिसी होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी होती है, वैसे उन लोगों ने कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी बना रखी है। अब कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी में उन लोगों ने तय कर रखा है कि महीने में एक बार ये ऑफिसर जो है इसको रिव्यू करेंगे, या इस तरीके से हम सारे डॉक्यूमेंट्स को आर्काइव करेंगे। किस ऑफिसर के पास में वो डॉक्यूमेंट का एक्सेस रहेगा और किस फ्रीक्वेंसी में उस डॉक्यूमेंट्स को हम रिलीज करेंगे। मान लीजिए हमें डोनर ने बोला है कि आपको मंथली रिपोर्ट देनी है, सिर्फ एनुअल रिपोर्ट देनी है। वो सभी लोग बनाते हैं क्योंकि कंप्लायंस का रिक्वायरमेंट है, तभी आपके साथ डोनर काम करेगा। लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आपकी कंटेंट मैनेजमेंट पॉलिसी बनी है और उसमें आपने तय किया है कि महीने में एक बार हर कार्यक्रम से, हर जिले से एक छोटा 30 सेकंड का वीडियो बन के आएगा और उस वीडियो में हम आउटकम दिखाएंगे कि हमने इतने बच्चों के साथ में काम किया, उससे इतना आउटकम आया। दूसरा उसमें ये हो सकता है जिन स्टेक होल्डर्स के साथ में हम काम कर रहे हैं उनकी वीडियो बाइट्स आ रही हैं, वो लोग अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ISRN जो कि देश के लगभग इतने सारे जिलों में काम करता है, वो जिन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अधिकारियों साथ में काम करता है, अगर वो अधिकारी आके अपने वीडियो के माध्यम से बताए कि ISRN के लोगों ने आके इतना अच्छा कोविड-19 वैक्सीनेशन पे या स्कूलों में काम किया, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होगा। एक तो तरीका ये है कि मेरे जो कार्यक्रम है उसको मैं खुद अच्छे से पिक्चराइजेशन कर रहा हूँ, डेटा के माध्यम से, वीडियोस के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से। दूसरा है कि मेरे स्टेक होल्डर मेरे बारे में बोल रहे हैं, तो दोनों का जो फायदे हैं लगभग बराबर है, उसका वैलिडेशन भी हो रहा है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी एक आर्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे संस्थाओं की मंथली रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, आपको ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। जब मैं खुद व्यक्तिगत तौर पे कोई रिपोर्ट पढ़ता हूँ तो आपके पास में 40 संस्थाओं के डॉक्यूमेंट आए, आप सबको सब पेज नहीं पढ़ सकते। 40 पेजेस है, 50 पेजेस है, 100 पेज की रिपोर्ट भी लोग बनाते हैं। दो ऐसे एलिमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर व्यक्ति को पढ़ना भी चाहिए और शायद पढ़ते भी होंगे। पहला है समरी। आप जब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, अगर आपकी समरी में सारा विषय कवर है जो कि अंदर डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है, तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा समझने में इस पूरी रिपोर्ट में क्या है। अगर मैंने 40 पन्ने ना पढ़े हैं तब भी मुझे रिपोर्ट समझ में आ जाएगी। दूसरा होता है उसका इंडेक्स। अगर मैंने उसका इंडेक्स देखा, जिस विषय में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, मैं उस विषय पर डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ। मुझे इंडेक्स पे क्लिक करना है, मैं उस पर्टिकुलर पेज पे पहुंच जाऊंगा और मैं वही पढ़ूंगा। तो जब भी मैं व्यक्तिगत तौर पे कोई रिपोर्ट को पढ़ता हूँ, चाहे वो किसी संस्था की रिपोर्ट हो, चाहे किसी डोनर की रिपोर्ट हो, दो विषय महत्वपूर्ण रहते हैं, समरी और इंडेक्सेशन। लेकिन मंथली रिपोर्ट और एनुअल रिपोर्ट में क्या फर्क होना चाहिए, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मंथली रिपोर्ट में आपने सारी अपनी प्रोग्रेस दे दी, आपने समरी भी लगा दी, आपने उसमें नेक्स्ट मंथ का प्लान भी लगा दिया, आपने जो स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया उनके पिक्चर्स भी लगा दिए। लेकिन जो एनुअल रिपोर्ट आपका जाएगा उसमें आपको कंप्लायंसेस भी देने, कितना स्टाफ इन्वॉल्व था, क्या आउटकम आए, जो आपके MEL टीम ने डेटा निकाल के दिया वो डेटा भी उसमें आना चाहिए, थोड़ा सा फाइनेंशियल भी आना चाहिए, कितना बजट आपका था और कितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ। तो जो एनुअल रिपोर्ट है थोड़ी सी आपकी बड़ी होनी चाहिए पर कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए, उसको पढ़ने में मजा आना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें ऐसा लगना चाहिए कि एक ही टेंस में चली आ रही है या एक ही सीक्वेंस में बनी आ रही है। बहुत अच्छा है। तो फाइनेंशियल वाला पार्ट अभी हम लोग ने टच नहीं किया था, अच्छा हुआ आपने वो इनिशिएट कर दिया। तो जितना इम्पोर्टेंट फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन है उतना ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन, बल्कि फिजिकल से ज्यादा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन है क्योंकि उस लीगल पार्ट भी है। तो फाइनेंशियल
क्या मेजर कंपोनेंट्स हैं और उनको कैसे हमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को ध्यान रखना चाहिए डॉक्यूमेंट करते समय। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट के लिए जो पहला डॉक्यूमेंट महत्वपूर्ण है वो है एसेट वर्सेस लायबिलिटी। मेरी एक संस्था है, मेरे पास में 5 एसेट्स हैं। मान लीजिए लैपटॉप है, ऑफिस है, कोई व्हीकल है, मेरे एसेट्स हैं। मेरी लायबिलिटी क्या है? मुझे 2 लोगों को इस चीज के लिए पेमेंट पे करनी है। वो एक एसेट वर्सेस लायबिलिटी का डॉक्यूमेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है मेरे पास कितना मनी इनफ्लो आया और कितना आउटफ्लो गया, यानी कितना ग्रांट या कॉन्ट्रैक्ट हमें रिसीव हुए और हमने कितना एक्सपेंडिचर किया। बैलेंस शीट उसको आप फाइनेंस की भाषा में कर सकते हैं। तो बैलेंस शीट इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और कंप्लायंस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों डॉक्यूमेंट बहुत बहुत जरूरी है। इन 2 डॉक्यूमेंट के अलावा भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि हर एनजीओ को बनाने चाहिए। उसमें से पहला डॉक्यूमेंट है ऑडिट रिपोर्ट। चाहे आपका डोनर उसको नहीं मांग रहा हो, चाहे कंप्लायंस के आपको ऑडिट की जरूरत नहीं हो, पर अगर हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो ट्रांसपेरेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमें लोगों को बताना चाहिए कि हम कितना ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, और आपका ऑडिटर उसमें बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। तो इसलिए ऑडिट की अगर आपको आवश्यकता नहीं भी है, लीगली भी नहीं है, तब भी मेरा रिकमेंडेशन है हर संस्था को अपने फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाना चाहिए। एक और जो बेस्ट प्रैक्टिस है, बहुत सारी संस्थाएं अपना अलग से फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड निकालती हैं प्रोजेक्ट वाइज। जैसे जैसे आपकी संस्था ग्रो करती है, आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को लीड करते हैं। जब आपके पास 5 प्रोजेक्ट हैं, 10 प्रोजेक्ट हैं, और उन 10 प्रोजेक्ट का अगर आप अलग से फाइनेंशियल बैलेंस शीट निकालते हैं तो बेस्ट प्रैक्टिसेस मानी जाती है। आपका डोनर को भी अच्छा लगेगा, कल आप किसी कंप्लायंस में हो जाएंगे तब भी आप बच पाएंगे। तो मेरे ख्याल से एसेट वर्सेस लायबिलिटी, आपका बजट एक्सपेंडिचर जो कि बैलेंस शीट का पार्ट है, ऑडिट, और आपका प्रोजेक्ट वाइज जो आप रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, फाइनेंस बहुत ही सेंसिटिव विषय है, तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं जो आपके सीए हैं, उनसे बात करके आपको ही करना चाहिए। और साथ में जो जितने भी इससे रिलेटेड कंप्लायंसेस हैं उनकी गाइडलाइन को भी फॉलो करना चाहिए। जैसा आपने कहा, क्योंकि अभी आज के समय में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या एमसीआरए से रिलेटेड एमएचए है, और भी अलग अलग, लाइक अभी नीति आयोग का दर्पण पोर्टल है, तो ऐसे नंबर ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट है जिनकी अलग अलग कंप्लायंसेस हैं एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनको फॉलो करना चाहिए। बट बेसिक जो अशोक जी ने कहा है कि फिनेंस अगर आप मैनेज कर रहे हैं तो ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिनको एटलीस्ट हमें फाइनल फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा तो जैसे आपका नेचर ऑफ प्रोजेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप अपने फाइनेंसेस को देख सकते हैं। तो अशोक जी, जब हम लोग फाइनेंस की बात करते हैं तो एक और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो मैंने मतलब एज अ नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन ISRN में जब हम लोगों के साथ ट्रेनिंग में होते हैं, देखते हैं, और आपका भी अनुभव होगा कि बहुत सारी ग्रासरूट लेवल ऑर्गेनाइजेशंस पॉलिसी पे काम नहीं करती। मतलब उनके यहाँ अगर देखा जाए तो जो बेसिकली कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी एनालिसिस है वो जीरो है ज्यादातर अगर ऑर्गेनाइजेशन में, और शायद मुझे लगता है कि इसी वजह से ऑर्गेनाइजेशन के पास, क्योंकि उनकी पॉलिसीज नहीं है, इसलिए उसको वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग मूव भी नहीं करती है। तो पॉलिसी कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी एनालिसिस कितना इम्पोर्टेंट है, उससे जुड़ा हुआ 1-2 सवाल है जिसके माध्यम से मैं चाहूंगा कि इसको आप थोड़ा और एक्सप्लेन कर दें कि लाइक what ways can documentation influence policy making and advocacy efforts within the NGO sector, एक ये है। दूसरा, इसी को अगर और एक इसके नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो how should NGO document their policies and advocacies plan for their future rules and regulations। तो जी आपने 2 महत्वपूर्ण पहलुओं को छुआ है। पहला जो पहलू है वो है कि इन हाउस एनजीओ का पॉलिसीज कैसे बने। दूसरा, जब सरकार में कोई पॉलिसी में परिवर्तन हो रहा है तो मैं एज एनजीओ सेक्टर का प्रतिनिधि कैसे उसमें कंट्रीब्यूट करूं, किस तरीके के अपडेट कर सकूं या कंट्रीब्यूट कर सकूं। तो पहला विषय से हम शुरू करते हैं, और आपने शुरुआत में बहुत अच्छी बात बोली थी कि सभी एनजीओ के वास्ते बेसिक पॉलिसी तो होता है क्योंकि उनको ग्रांट लेने के लिए जाना होता है, लेकिन और ये बहुत ही प्रैक्टिकल भी है क्योंकि जब आप इतने सारे एनजीओ से मिलते हैं, आपने 5 साल पहले किसी एनजीओ को बोला या 10 साल पहले बोला कि ये सबमिट करिए, तब भी उसकी सेम पॉलिसी थी। अब 10 साल बाद आप जा रहे हैं तब भी वो सेम कागज सबमिट कर रहे हैं। उससे ही पता पड़ता है कि पिछले 10 साल में उस पॉलिसी में कोई रिवीजन नहीं हुआ, या रिवीजन भी हुआ तो उन्होंने उसको चेंज कर दिया लेकिन नीचे वर्जन चेंज नहीं किया। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो है, जैसे कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, अगर आप उसमें कोई चेंज कर रहे हैं
तो उसमें वर्जन कितनी बार एडिट हुआ है, 1 बार, 2 बार, साल, महीना, वो उसमें मेंशन करना चाहिए। दूसरा है अकाउंटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हमारे स्टाफ जो कि आपके साथ जुड़े हुए, जो वॉलंटियर जुड़े हुए हैं, जो आपके बोर्ड मेंबर जुड़े हुए हैं, उनके सामने पारदर्शिता लाने के लिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जितने में आप कंफर्टेबल हैं वो सारे पब्लिक डोमेन में अवेलेबल होने चाहिए। मेरी संस्था की एचआर पॉलिसी है, मेरी संस्था की डेटा प्राइवेसी पॉलिसी है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे सेंसिटिव विषयों पे भी काम करते हैं। हो सकता है बहुत सारा डेटा हम लोग बाहर नहीं दे सकते। मान लीजिए कोई संस्था काम कर रही है एसआरएच के मुद्दों पर, सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर, या एचआईवी एड्स के मुद्दे पे काम कर रही है, या कोई भी ऐसा विषय है जिसमें कि मिथ्स, मिसकंसेप्शंस है, टैबू है, तो वो डेटा हम लोग बाहर नहीं कर सकते। तो हमारी कैसी पॉलिसी होगी, किस तरीके को डेटा को हम पब्लिक में देंगे, किस तरीके को डेटा को हम पब्लिक में नहीं देंगे। तो ये सारी पॉलिसीज आपके पास में लिखित में होनी चाहिए। जितनी बार बदलाव आ रहा है, कोविड के समय में बहुत अच्छा उदाहरण है, हम सब लोगों ने वर्क फ्रॉम होम किया, लेकिन क्या हमने हमारी पॉलिसी में इसको ऐड किया, किस तरीके की परिस्थितियों में वर्क फ्रॉम होम का हम लोग सुविधा देंगे, और जिन संस्थाओं ने किया उसको अपडेट करना चाहिए और उसको वर्जन ऐड करना चाहिए, ताकि आपकी संस्था को भी, आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी मालूम पड़े कि हम लोगों ने कितना प्रोएक्टिवली इसमें बदलाव करते हैं। दूसरा है, जब सरकार के साथ में हम लोग काम करते हैं या बड़ी संस्थाओं के साथ में हम काम करते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ पॉलिसी लेवल पे चेंज लाना चाहते हैं, तो पॉलिसी लेवल पे चेंज लाने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जहाँ पे आप बिल्कुल सामने सामने आके बता सकते हैं कि किस तरीके से चेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई स्टेक होल्डर का मीटिंग किया, अब स्टेक होल्डर का मीटिंग करने के बाद में आपको ये दिखाना है उसका पेपर, जो स्टेक होल्डर ने सबमिट रिकमेंडेशन दिए, वो रिकमेंडेशन पेपर आपने किसी को सबमिट किया। वो रिकमेंडेशन पेपर जब आपने सबमिट किया, वो आप मीडिया को भी दे सकते हैं। मीडिया की जो बाइट्स हैं, मीडिया की जो कवरेज है आपके डॉक्यूमेंट्स में, वो भी महत्वपूर्ण है। तीसरा, एकेडमिशियन का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब कोई अच्छे से न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल लिखते हैं या सोशल मीडिया में आर्टिकल लिखते हैं, जो एकेडमिशियन है उनके व्यूज क्या हैं, और जो पब्लिक डोमेन में डेटा अवेलेबल है, आपका इन हाउस डेटा कौन सा अवेलेबल है, उन सबको कंपाइल करके आप जब रिकमेंडेशन सरकार को भेजते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट आपको हेल्प करते हैं कि किस तरीके से हम लोग पॉलिसी चेंज के लिए सरकार को एडवोकेट करें। पॉलिसी चेंज को एडवोकेट करने के लिए कई बार आप, ऐसा भी होता है कि सरकार ये नहीं चाहती कि आप अपने नाम से प्रेजेंट करें, तो इसलिए पारदर्शिता के साथ साथ आपको उनका व्यू भी लेना होगा। जब आपको उनका व्यू समझ में आएगा तो आपको मालूम पड़ेगा जो डॉक्यूमेंट हम लोग सबमिट कर रहे हैं वो पूरी एक संस्था का नहीं है, वो पूरी समाज का पारदर्शिता है, पूरे समाज की तरफ से वो डॉक्यूमेंट है कि उसमें ये 3 परिवर्तन करने से बड़े स्तर पे सबको कितना लाभ होगा। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसमें एक दो चीजें मैं आपने जो बताया उसको समराइज अगर करूं, तो संस्थाओं को मिनिमम पॉलिसीज के साथ साथ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के बेसिस पर भी पॉलिसी रखनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि एचआर पॉलिसी जरूरी है, लीव मैनेजमेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ट्रैवल पॉलिसी होनी चाहिए, फिर अकाउंट्स मैनेजमेंट में भी पॉलिसीज होनी चाहिए, लाइक आपका सिग्नेटरी मैट्रिक्स होना चाहिए, पावर ऑफ डेलीगेशन, फाइनेंशियल पावर ऑफ डेलीगेशन की पॉलिसी होनी चाहिए। साथ में आजकल लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे आपने कहा कि पास्को अगर है तो वो पॉलिसी होनी चाहिए। इवन जो डेटा मैनेजमेंट या यूटिलाइजेशन ऑफ डेटा है उसका कैसे हम करेंगे और क्या पॉलिसीज होंगी, वो एक इम्पॉर्टेंट है जो अशोक जी ने बहुत अच्छे से उसके बारे में बताया। साथ में आजकल कई ऐसे भी, क्योंकि डिजिटल युग है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, तो बहुत सारे आपको डिस्क्लेमर्स भी के लिए भी पॉलिसीज बनानी है। जैसे अगर आप किसी का फोटो पोस्ट कर रहे हैं, आपने कम्युनिटी में काम करते हैं, फोटो लिया, लेकिन आपने बिना उसके विलिंगनेस के, बिना उसकी अप्रूवल के आपने फोटो पोस्ट कर दिया, कल वो आप पे केस कर सकता है। तो इस तरह के भी काफी चीजें हैं जिनको हमें अभी, अगर हम अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं वेब से, या कोई फोटो कलेक्ट कर रहे हैं, या कोई भी हम चीजें ले रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट दूसरे का ले रहे हैं और उसको हम अपने डॉक्यूमेंट के साथ ऐड करके पब्लिश कर रहे हैं, तो ये सब के लिए आपको इसका एक पॉलिसी फ्रेमवर्क होना चाहिए। साथ में उनका अप्रूवल, उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है। तो ये एक बहुत अच्छी बात कही जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन का ही ये पार्ट है। और अगर आप ये सब करते हैं तो मुझे लगता है अशोक जी कि न सिर्फ वो संस्था बेहतर काम करेगी, उसकी टीम बेहतर काम करेगी, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करेगी, बल्कि
संस्था जिन जिन डोनर्स के साथ या पार्टनर्स के साथ काम कर रही है उनके साथ भी एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड होगा, क्योंकि हर चीज ट्रांसपेरेंट होगी, हर पॉलिसी के अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये एक बहुत की पूरे टॉक में अगर मैं कहूँ तो ये की पॉइंट है जिसको आपको समझना चाहिए और आने वाले समय में यूटिलाइज करना चाहिए। अशोक जी, इससे ही जुड़ा एक और क्वेश्चन है कि हम पॉलिसी तो बना लेते हैं और आपने उसको टच किया कि लोग 10 साल बाद भी उसी पॉलिसी पे, तो पॉलिसी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। एक दो जस्ट शॉर्ट में टिप्स बताइए कि कैसे, अगर हम पॉलिसी हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशंस में, तो रेगुलर बेसिस पे वो यूज हो, उसके लिए क्या टिप्स हैं? पॉलिसी बनाना बिल्कुल सही ठीक करें आप, बिकॉज वन टाइम एक्सरसाइज है, करना आसान है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि उसको लगातार इस्तेमाल करना है। उसके लिए जो पहला टिप है वो है रिव्यू, रिव्यू एंड रिव्यू। जो सीनियर मैनेजमेंट के लोग हैं उसको लगातार रिव्यू करें, बार बार अपनी टीम के साथ रिव्यू करें। दूसरा है स्टैंडर्डाइजेशन। आप कोई भी फॉर्मेट बना फिक्स कर दीजिए कि जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, वो इस फिक्स फॉर्मेट में रिपोर्ट देंगे। वो फिक्स फॉर्मेट में रिपोर्ट देंगे तो आपके पास में चीजें एक स्टैंडर्ड तरीके से आएंगी, आप उनको कंपेयर कर पाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पे चीजें इस्तेमाल नहीं हो रही है। तीसरा है थर्ड पार्टी रिव्यू, जो कि बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा मौका मिलता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको सेक्सुअल हरासमेंट पॉलिसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की, अगर आप एक किसी महिला को जो कि आपकी संस्था की सदस्य नहीं है, उसको आप अपने एनजीओ में उस कमेटी का मेंबर बनाते हैं, तो एक थर्ड पर्सन है जो कि आके रिव्यू कर रहा है, वो डॉक्यूमेंट आपको बहुत सारा हेल्प करेगा। तो ये जो जितने भी टिप्स हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आप सब इसको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं इसमें एक दो चीजें जस्ट जल्दी से कैप्चर करते हुए आगे मूव करेंगे नेक्स्ट राउंड में। लाइक आपने पॉलिसी बना ली है और जैसे अशोक जी ने कहा कि पॉलिसी एलोबरेटिव है, उसके अंदर प्रोविजंस हैं, फॉर्मेट्स हैं, और आप अपनी पूरी टीम को इवन फील्ड लेवल पे, जैसे उन्होंने कहा कि ब्लॉक लेवल पे भी अगर कोई आपका एम्प्लॉय काम कर रहा है, टीम मेंबर काम कर रहा है, तो वो भी उस पॉलिसी से अवेयर होना चाहिए। नेशनल लेवल के जो नेशनल टीम है, जिसको जितनी नॉलेज उसको है उतनी ही नॉलेज ब्लॉक टीम को अगर होती है, तो आप पूरे पॉलिसी को ऊपर से टॉप टू बॉटम ला सकते हैं। और हर कोई पॉलिसी के अकॉर्डिंग अगर रेगुलेट करता है तो नंबर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना सिर्फ कम होंगे, बल्कि आपका जो कंप्लायंसेस है और इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम है, MIS है, वो भी इम्प्रूव करेगा। तो ये बहुत एक अच्छी बात। बिल्कुल, इसमें एक विषय जोड़ना चाहूंगा, इसमें ओनरशिप भी बहुत जरूरी है। जब पॉलिसी हमने बनाया और हमने एम्प्लॉय को बोला फॉलो करिए, तो शायद ओनरशिप नहीं आएगा। जब हम कोई पॉलिसी में चेंज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, एक ओनरशिप लेके आए, उनके साथ मिलके बनाए, वो लोग पॉलिसी बनाएंगे, रिकमेंडेशन लेके आएंगे, तो ऐसे चांसेस ज्यादा होंगे कि उसको फॉलो भी करेंगे। वेरी नाइस। एनजीओ के लिए, मतलब जो वॉलंटरी सेक्टर में पार्टनर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनके लिए एक बात कहूंगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी ही उस ऑर्गेनाइजेशन का हार्ड एंड फास्ट रूल होता है। तो अगर आप वो बना के और काम करते हैं, कल के दिन मान लीजिए कोई काम ऑडिट में ऐसा आया जिसमें लगा कि ये काम डोनर के अकॉर्डिंग नहीं है या किसी और के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी में वो लिखा है तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं कि दिस इज आवर इंटरनल पॉलिसी एंड एज पर द पॉलिसी वी आर डूइंग दिस। तो आपके काम को भी अगर जस्टिफाई करना है तो उसके लिए भी पॉलिसी होना बहुत जरूरी है। तो ये बहुत ये शायद मैंने ठीक कहा है ना सुख जी, इस बात को आप सहमत है? क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि डोनर और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है। डोनर कहता है कि नहीं जी, स्टैंडर्ड पॉलिसी ये है, इसके अकॉर्डिंग आपको काम करना चाहिए। ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन कई बार क्या होता है, इंटरनल चैलेंजेस और इंटरनल मैकेनिज्म के कारण ऑर्गेनाइजेशन अपना पॉलिसीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। तो अगर वो पॉलिसी को फॉलो कर रही है 100%, तो आई थिंक डोनर को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सही बात बोली है। थोड़ा इसको और मैं अगर आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करूं, पहले क्या था कि हमारे देश में बहुत फंडिंग आती थी, लोग हमें मानते थे कि हमारे डेटा बहुत खराब है, हमें बहुत सारी फंडिंग की आवश्यकता है। पर अभी एक विदेशों में इस तरह की परिधारणा बन रही है कि ये भारत भी तरक्की कर रहा है, हम लोग विकासशील देश से विकसित देश की तरफ अग्रसर है। जब ऐसी परिस्थिति होती है तो आपकी धीरे धीरे फंडिंग कम होती है, और जो फंडिंग आपके पास में आती है वो चुनिंदा विषयों पे आती है, यानी फंडिंग का पैटर्न बदलता है। जब फंडिंग का पैटर्न बदलता है, अगर आपको पहले छोटा ग्रासरूट संस्था थी, एक डिस्ट्रिक्ट में आप काम कर रहे थे, फंडिंग मिल रहा था, आपकी पॉलिसीज कमजोर थी, आपके डॉक्यूमेंटेशन बेसिक थी, तब भी आपको काम मिल रहा था।
लेकिन अब कंपटीशन बढ़ गया, अब बहुत सारी और भी डॉक्यूमेंटेशन की आपको रिक्वायरमेंट है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको पॉलिसीज पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। आपको एक बेसिक एनजीओ से स्पेशलाइजेशन एनजीओ की तरफ बढ़ना पड़ेगा। पहले हम बोलते थे कि मैं नागालैंड में, उड़ीसा में, आंध्रा में या अरुणाचल प्रदेश में, इस जिले में हम 2-3 लोग ही काम करते हैं, इसीलिए हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं रही। अब सारे डोनर जो हैं वो चाहते हैं स्पेशलाइजेशन एनजीओ। अब स्पेशलाइजेशन बनने के लिए आपकी पॉलिसी में वो चीजें झलकनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंटेशन को देखने लगना चाहिए कि आप कंप्लायंस फ्रेंडली है, आपके डॉक्यूमेंटेशन को देख के लगना चाहिए कि आप आउटपुट ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन है, आप कुछ पैसा खर्च करते हैं तो कुछ आउटपुट आता है, और आपकी ट्रांसपेरेंसी सारी पॉलिसीज में ना सिर्फ आपके एम्प्लॉइज बल्कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो मासेस है, जो भीड़ है, जो आपको आपके माध्यम से इनको फायदा मिल रहा है, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरी नाइस। तो अभी ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट काफी चीजें कवर की हैं डॉक्यूमेंटेशन के पॉइंट्स, और अशोक जी ने बहुत अच्छे से उन सारे ना सिर्फ जो मैंने क्वेश्चन पूछे बट अपार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन भी उस पूरे विषय को कवर करने की बात की है। अब अशोक जी, हम इस पूरे पॉडकास्ट में एक राउंड है जिसको हम लोग रैपिड रिस्पॉन्स राउंड कहते हैं, जिसमें कोशिश ये होती है ये सारे फॉर्मेट को बनाने में इसलिए रखा गया है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम पूछ सकें और नंबर ऑफ एरियाज को कवर कर सकें। तो रैपिड रिस्पांस राउंड में मैं आपसे क्विकली 3-4 सवाल पूछूंगा और उसके क्विक आंसर, वन लाइनर आंसर अगर आप देंगे तो लोगों को डायरेक्ट वो चीजें हम एड्रेस कर पाएंगे। जैसे मेरा पहला सवाल है कि अगर मैं आपसे कहूं कि वन वर्ड टू डिस्क्राइब द मोस्ट क्रूशियल रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेशन इन एनजीओ, तो क्या होगा? One word I already said, mirror. Mirror is the right name for documentation. So, and next, what is the most essential documentation for legal compliances? For legal compliances, follow what is already written in your registration document, in your project documents, and in your donor agreements. वेरी नाइस। एक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड एक सवाल है, शॉर्ट सवाल, कि कौन से बेसिक टूल्स एंड टेक्नोलॉजी हैं जिनसे हम अपना MIS मेंटेन रख सकते हैं? So MIS बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने इतना सारा काम किया, हम बोलते हैं बहुत अच्छा काम किया, लेकिन वो सारा काम देखिए कैसे? MIS डेटा से देखिएगा। तो डेटा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है आप ऐसे कुछ टूल यूज करें। आप एक्सेल से शुरुआत कर सकते हैं, उसके बाद में और ऐसे पेड टूल्स अवेलेबल हैं, उनके उपयोग से आप सारा डेटा को एक जगह ला सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। वेरी नाइस। सो इसी के साथ एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक बहुत सारे एनजीओज हैं जो डॉक्यूमेंटेशन में डिफरेंट टूल्स भी यूज करते हैं। सो व्हाट आर दैट टूल्स व्हिच आर अपार्ट फ्रॉम द पेपर डॉक्यूमेंटेशन? फॉर एग्जांपल आजकल कैनवा बहुत पॉपुलर है, लोग बहुत यूज करते हैं कैनवा, ना सिर्फ डेवलपमेंट सेक्टर के लोग बल्कि कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी, और मुझे लगता है बहुत ही एफिशिएंट टूल है। दूसरा, आप चैटबॉट को यूज कर सकते हैं। आजकल AI ड्रिवन चीजें हैं, कुछ ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने में हेल्प करते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो monday.com ऐसा वेबसाइट है जो कि आपको प्रोजेक्ट प्लानिंग में हेल्प करता है। तो बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, डिजिटल टूल्स हैं, ऑफलाइन टूल्स भी हैं जो कि हेल्प कर सकते हैं। एक सजेशन में ISRN टूल देना चाहूंगा जो कि 800 संस्थाएं साथ में काम कर रही है, उन सबको कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत सारी आवश्यकता है। अगर आप कोई ऐसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट बना करके सारी संस्थाओं को देते हैं तो उन्हें बहुत हेल्प कर सकता है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं, अगर आप उनको स्टैंडर्डाइज बना के देंगे तो शायद उन्हें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। वेरी नाइस। तो ये हम जरूर करेंगे आने वाले समय में। मैं एक और जल्दी से रैपिड रिस्पांस राउंड में ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि क्या आपकी दृष्टि से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है क्या? एब्सोल्युटली, ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है। आपको ऑडियंस की अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऑडियो वीडियो डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। और आजकल जो यंग जनरेशन काम कर रही है, आप देखिए वो लोग कितना समय मोबाइल पे, लैपटॉप पे बिताते हैं, और आपको लोगों का तुरंत अटेंशन चाहिए, तो ऑडियो वीडियो इज अ वेरी एसेंशियल थिंग। और मेरा मानना है कि हर संस्था को उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और बहुत ही लो रिसोर्स सेटिंग में भी आप उसको बना सकते हैं। ऐसा नहीं आपको बहुत बड़ा कैमरा सेटअप चाहिए, आप बेसिक मिनिमम चीजों से भी उसको शुरुआत कर सकते हैं। एक पॉजिटिव नहीं, निगेटिव क्वेश्चन है कि आपने बहुत सारे पार्टनर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, कौन से ऐसा बेसिक पॉइंट है या डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चीजें हैं जो ज्यादातर एनजीओज मिस करते हैं? ज्यादातर एनजीओ जो मिस करते तो नहीं कहूंगा, ज्यादातर एनजीओ उसको लिख देते हैं, वो रिपीटेशन करते हैं। जो मैंने काम कर दिया उसको बार बार रिपीट कर रहे हैं,
मान लीजिए मैं एजुकेशन के प्रोजेक्ट में कुछ डाल रहा हूँ और मैं हेल्थ की चीज़ों को दोबारा से लिखते जा रहा हूँ, तो आप कस्टमाइज चीज़ों को नहीं करते हो, बदलाव नहीं करते हो। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। हर बार आपको बदलाव करना है। जो नया प्रपोजल है तो कुछ आपको नया डालना है, वो नयापन मिसिंग होता है कई बार। बहुत अच्छी बात कही। तो रैपिड रिस्पांस राउंड में आपने अशोक जी को बहुत क्विकली सुना कि उन्होंने बहुत कम शब्दों में एक आपको इनसाइट, एक पूरे उस पे एक प्रकाश डालने की कोशिश की है, और मुझे उम्मीद है कि आप इन विषयों पे और डिटेल में जाएंगे और बात करेंगे। अशोक जी का मेल आईडी हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप मैसेज में देख सकते हैं। जब आप ये एपिसोड देखेंगे वहां पर आपका आईडी भी आपको मिलेगा। जब आपको अगर लगता है कि फ्यूचर में कुछ जो विषय आपने टच किए हैं उन पे आप और डिटेल में जानना चाहते हैं, या कोई आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप आसानी से आप उनको मेल कर सकते हैं। और हम लोगों को भी, आप ISRN को भी अगर मेल करेंगे तो हम आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को डायरेक्टली आंसर करने की कोशिश करेंगे। अशोक जी, जो एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट है डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉर्मेट का, जिसमें हम ऑडियंस के क्वेश्चंस लेके आते हैं। और मुझे बताने में ये बहुत खुशी हो रही है कि जब भी हम कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं तो हम उसके मेल भेजते हैं अपने मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस को, और काफी मेंबर्स रिस्पॉन्स करते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा ये आपके गेस्ट आ रहे हैं, ये टॉपिक पे आप बात करने जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जरूर उनसे पूछिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कॉमन क्वेश्चन हैं, काफी लोगों ने पूछे हैं, उनको हमारी टीम ने कंपाइल किया है, और मैं वो आपसे अपनी ही टीम के मेंबर्स के माध्यम से चाहूंगा कि वो पूछें आपसे। तो पहला क्वेश्चन वेरोनिका, हमारे यहाँ जो एजुकेशन प्रोग्राम है वो देखती है, मैं वेरोनिका से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना क्वेश्चन करे। So my question to you is, for smaller NGOs with limited resources, what are some cost-effective ways to manage documentation throughout their program life cycle? सो प्रोसेस डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। कोई भी संस्था को फंडिंग डॉक्यूमेंटेशन के लिए नहीं मिलती है, प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए मिलती है। तो 2-3 टूल्स और टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। पहला है कि हम ये भूल जाएं कि डॉक्यूमेंटेशन एक अलग से कोई चीज़ है। डॉक्यूमेंटेशन इज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो जो भी आपके स्टाफ हैं, जो आपके प्रोजेक्ट को लोग मैनेज कर रहे हैं, उन सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बना दीजिए कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट पे काम कर रहे हैं तो ये 3 तरीके के डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे, ये 3 तरीके के पिक्चर्स आप भेजेंगे। अगर आप स्टेट पे काम कर रहे हैं तो किस तरीके से कंपाइल करके आप उस डेटा को एनालाइज करके भेजेंगे। तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन आएगा उससे आपका डॉक्यूमेंटेशन आसान हो जाएगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत सारे डिजिटल फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स अवेलेबल हैं। आप अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए कि उन सारे टूल्स को कितना बेहतर तरीके से यूज करें। वो ना सिर्फ उनका समय बचाएगा बल्कि आपके डॉक्यूमेंटेशन को बेहतर बनाएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप डोनर को रिक्वेस्ट करिए कि हमने इतना अच्छा काम किया है, हमने इतने मिलियन लोगों तक हम लोग पहुंचे हैं, लेकिन हम दुनिया को शेयर करना चाहते हैं कि हमने कितना अच्छा काम किया है। तो क्या आप हमको टेक्निकल एक्सपर्टाइज और एडिशनल सपोर्ट दे सकते हो फॉर डॉक्यूमेंटेशन में? अगर इस तरीके का आपको सपोर्ट मिलता है तो आप कोई टेक्निकल एक्सपर्ट को वन टाइम के लिए एज कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं, ताकि आपकी पूरी टीम का कैपेसिटी बिल्डिंग भी होगा और डॉक्यूमेंटेशन भी आपका अच्छा हो पाएगा। और अगर वो भी ना मिले तो आपने जैसे कहा कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में भी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर डिफरेंट टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, फॉर्मेट अगर आपने डिजाइन करके अपनी बिल्डिंग को दे दिया जैसे अशोक जी ने बताया, तो शायद वो इंफॉर्मेशन जो आपके डॉक्यूमेंटेशन के लिए इम्पोर्टेंट है वो आपको विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट भी आ सकती है, और फिर आपकी टीम में से भी कोई उसको कंपाइल करके एक रिपोर्ट बना सकता है। तो ये भी एक प्रोसेस है लिमिटेड रिसोर्सेज में। अशोक जी, एक अगला सवाल जो दीपिका, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है कलकत्ता में, उन्होंने पूछा है, और ये सवाल पूछने के लिए मैं अपनी टीम में से समुद्र नस्कर को इनवाइट करूंगा कि वो आपसे ये सवाल पूछें। Hello, sir. Sir, I often find documentation work overwhelming. Can you please share some strategies to make documentation work less stressful and manageable? समुद्र, सवाल बहुत अच्छा है, और इसका जो पहला सिंपल क्विक टिप है वो है कि आप लोकल चैंपियन बनाइए। आप आपकी संस्था में, आपकी टीम में आइडेंटिफाई करिए। मान लीजिए मेरे पास 20 लोग काम करते हैं, मुझे मालूम होना चाहिए 20 में से ये 2 लोग जो हैं इनका डॉक्यूमेंटेशन में रुचि है, इनको एक्स्ट्रा बर्डन नहीं लगता। तो लोकल चैंपियन जो होंगे वो आप बनाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही आसान और क्विक हो जाएगा।
फिर कई बार हम लोग ऐसा विचार मन में बना लेते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन का मतलब है मुझे 50 पेजेस 100 पेजेस की कोई रिपोर्ट लिखनी होगी। उतना जरूरत नहीं है। आपने जो भी कार्यक्रम को किया है उसको डॉक्यूमेंट करना है, यानी आप उसको कम शब्दों में भी अच्छे से कैसे लिख सकते हैं वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 1 पेज में समराइज कर दिया चीज़ों को तो वो भी उतना इंपॉर्टेंट है। जो आप प्रोजेक्ट को मॉनिटरिंग के लिए डेटा यूज कर रहे हैं, जो फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन का डेटा यूज कर रहे हैं, वो भी पार्ट ऑफ रिपोर्टिंग है। अब उस डॉक्यूमेंट को कैसे आप एक कम्युनिकेशन पीस में या डॉक्यूमेंटेशन पीस में कन्वर्ट कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात आपने कही अशोक जी की डॉक्यूमेंटेशन के लिए बहुत रिसोर्सेज या बहुत टाइम की जरूरत नहीं है। आप मिनिमम टाइम में भी मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। आपको जरूरत है वो स्ट्रैटेजी बनाने की और आपका जो रिपोर्टिंग सिस्टम है उसको अपडेट करने की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक और क्वेश्चन है शिलोंग से, एक हमारी मेंबर है अरानिका, उन्होंने पूछा है। उनका क्वेश्चन पूछने के लिए मैं हमारे ऑफिस में आशीष हैं उनको इनवाइट करूंगा कि वो ये क्वेश्चन पूछे। आशीष, आप अपना सवाल अशोक जी से पूछ सकते हैं। Yeah, hello sir. I have this question that how does our documentation process actually should be supporting our mission? हम लोग चूंकि डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं और सभी संस्थाओं का एक मिशन और विजन पहले से डिफाइन होता है। हम लोग जब प्रोजेक्ट को लेते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो हमारे मिशन और विजन से अलाइन है। कई बार ऐसा होता है कि हम संस्था बनी और 20 साल 25 साल में बहुत सारे बदलाव आए तो हम लोग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स भी करने लग जाते हैं। तो मेरा पहला टेक्निकल रिकमेंडेशन तो आपको ये है कि उस मिशन और विजन में ही बदलाव हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन मिशन और विजन से अलाइन करना है। आपको आवश्यकता पड़ती है तो लॉन्ग टर्म में आप मिशन और विजन में ही बदलाव कर सकते हैं। लेकिन यस, जो आपने प्रपोजल में लिख के दिया है, जो प्रोजेक्ट में आपने एग्री किया है डोनर के साथ में, वो आपका अलाइन करना चाहिए रिपोर्टिंग मैकेनिज्म के साथ में। जो आपका डोनर को रिपोर्ट जा रहा है वो उस प्रपोजल में जो चीजें डिफाइन है, वो जो ऑब्जेक्टिव है उसके साथ में मैच करना चाहिए। बहुत अच्छी बात आपने कही कि अशोक जी की आपका जो डॉक्यूमेंट है और जो रिपोर्ट है उन दोनों में मैचिंग होना चाहिए। डेटा एक फील्ड से जो आपका टारगेट है वो अचीवमेंट के साथ जो कंपैरेटिव स्टडी है अगर उसको मैं कहूँ तो वो बहुत प्रॉपर होना चाहिए और ये उसमें यूनिफॉर्मिटी भी होनी चाहिए। अगर आप 4 अलग अलग लोकेशंस पे काम कर रहे हैं तो चारों का जो रिपोर्टिंग सिस्टम है वो सिमिलर होना चाहिए। सो टेम्पलेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक लास्ट सवाल और लेंगे समय को देखते हुए अशोक जी। ये सवाल लखनऊ से है जो अमरीश ने पूछा है। वो मानव सेवा संस्थान से हैं अमरीश। उन्होंने एक बहुत अच्छा सा सवाल पूछा है कि डॉक्यूमेंटेशन में, और ये सवाल इसलिए भी इम्पोर्टेंट है हम लोग ये स्किप कर गए थे ये पॉइंट। तो अमरीश जी ने सवाल पूछा है लखनऊ से, यूपी से जो है एक संस्था को रिप्रेजेंट करते हैं। उस सवाल के लिए मैं हमारे ऑफिस में नंदिता है उनको इन्वाइट करूंगा कि वो आए और ये सवाल पूछें। नंदिता, आप अशोक जी से अपने सवाल को पूछ सकती हैं। Hello, sir. My question is, what is the role of best practices, success stories, case studies in documentation? So Nandita, thank you so much for asking this question. बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है ये। और हम सब लोग डेवलपमेंट सेक्टर में काम करते हैं तो जो भी प्रोजेक्ट है उसको हम एक लॉजिकल फ्रेमवर्क में डालते हैं। जब लॉजिकल फ्रेमवर्क में डालते हो तो आपको पता पड़ता है कि क्या इनपुट हमने डाला, क्या एक्टिविटीज हमने करी और उससे आउटकम क्या निकल के आया। अब मान लीजिए ऐसे स्टेक होल्डर्स हैं आपके या आपके डोनर्स हैं, उन्हें कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने कितना अच्छा काम किया। तो वो जो सक्सेस स्टोरीज हैं, यानी कि लोगों के जीवन में मेरी संस्था के काम करने से क्या बदलाव आया, लोगों की लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आई, उनको कैसे सरकारी संस्थानों का लाभ मिला, वो कैसे सरकार के प्रोजेक्ट से जुड़े या अन्य कार्यक्रमों से उन्हें कैसे लाभ मिला, वो पता करने के लिए सक्सेस स्टोरीज, केस स्टडीज, फोटो डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीजें बहुत बहुत जरूरी हैं। और आजकल तो हम लोग डिजिटल एरा में, पहले तो फिर भी न्यूज़लेटर कभी सब महीने में एक बार जाया करता था, आजकल तो एक क्लिक में अवेलेबल है। तो बहुत ही आसान है कि आप छोटा सा पिक्चर के साथ में, कुछ कैप्शन के साथ में आउटकम शो कर सकते हैं। तो उस तरीके के सक्सेस स्टोरीज या केस स्टडीज या सक्सेस डॉक्यूमेंटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, और उसको हर संस्था को यूज भी करना चाहिए। और अगर आपका डोनर उसको नहीं मांग रहा है तब भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आपको उस मॉडल को रेप्लिकेट करना है। तो आप और लोगों को कैसे दिखाएंगे कि आउटकम कैसे आया। एक आउटकम डेटा है आपके पास और दूसरा आउटकम ये क्वालिटेटिव डेटा है आपके पास, जो कि सक्सेस स्टोरीज के माध्यम से आपके पास में आ रहा है।
बहुत अच्छी बात कही अशोक जी। और मुझे लगता है कि इतने कम समय में हमने इतने सारे विषयों को टच किया है। ऑफ कोर्स इस पे बहुत देर तक बात हो सकती है, और जैसे आपने कहा कि 2 या 3 दिन का ये पूरा विषय है। अगर हम प्रॉपर इसको सीखना चाहते हैं तो इसके टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए जा सकते हैं, जिसमें इसके सारे एस्पेक्ट्स जो हम लोगों ने सिर्फ टच किया है इस 40-45 मिनट के प्रोग्राम में। और कोशिश की है कि आपको एक उसके बारे में, उससे उस सब्जेक्ट के उस नाम को आपसे परिचित कराएं, और आने वाले समय में आप उस पर और डिटेल में जाएं और उसमें सीखें, उस पर काम करें। तो अशोक जी, बहुत ये जो विषय था बहुत गंभीर विषय था, लेकिन आपने बड़े कम समय में बड़े अच्छे से उसको कवर किया। इसके लिए हम आपके आभारी हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना अमूल्य समय निकाल कर आए और न सिर्फ आपने विषय को सामने रखा बल्कि उसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को भी लोगों के सामने लेके आए। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का डिस्कशन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और क्योंकि डिजिटल टाइम है और आज का सब्जेक्ट हमारा जो था वो बेस्ट प्रैक्टिसेस इन डिजिटल एज पे हम लोग बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन में, अपने प्रोग्राम ISRN एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट में। सो डिकोडिंग द सोशल डेवलपमेंट सेक्टर, जिसमें हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंटेशन में, और डॉक्यूमेंटेशन के विभिन्न आयामों पर, डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे आज हम लोगों ने बात की। आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय दिया। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस छोटे से प्रयास से हम आपके बीच में, आपके जो काम है उसमें कहीं आपको हेल्प कर पाए, और आने वाले समय में इस तरह के जो डिस्कशन है, जो डिफरेंट सब्जेक्ट है, उनको कवर करने की हमारी कोशिश जारी रहेगी। आप हमसे जुड़े रहिए, YouTube पे आइए, आप एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट पे सब्सक्राइब करिए, उसको देखिए, और अपने सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न सिर्फ देखिए, अपने फीडबैक भी हमें दीजिए। अगर आपको लगता है कि इसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, इसको और आगे ले किसी तरीके से चेंज करने की जरूरत है, तो वो भी हमें बताइए। हम आपके सुझावों को बहुत अच्छे से मानते हैं, समझते हैं, और उनको आने वाले समय में उसका उपयोग भी करेंगे। एक लास्ट पॉइंट करके मैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म करूंगा कि अशोक जी को जब आप सुन रहे थे तो उन्होंने एक बात कही न्यूज लेटर की। आपको मालूम है कि ISRN का एक मंथली न्यूज लेटर आता है, जिसमें एक सेक्शन है जहां पर हम मेंबर्स पोर्टल के नाम से उस सेक्शन को रखे हैं, जिसमें हमारी मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस के जो अचीवमेंट है उसको वो जो लोग शेयर करते हैं विद फोटोग्राफ, उनको हम कंपाइल करते हैं, और नेशनल लेवल पे कोशिश करते हैं कि उस न्यूज़लेटर के माध्यम से जो रिमोट एरियाज में या हार्ड टू रीच एरिया में जहां आप काम कर रहे हैं उनको लोगों के सामने ला पाए, समाज के सामने ला पाए, और आपके काम को लोगों से सिर्फ ना बता पाए बल्कि और लोगों को इंस्पायर कर पाए। ऐसी एक छोटी सी कोशिश इस न्यूज़लेटर के माध्यम से होती है। तो इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आपको काम को राष्ट्रीय स्तर पर प्रचारित किया जाए तो आप उसे जरूर हमारे साथ साझा करिए। आगामी न्यूज़लेटर्स में हम उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने अपना समय दिया, आप यहाँ पर हमारे साथ जुड़े रहे, इन सब के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक जी, पुनः एक बार आपको धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी। बहुत सार्थक चर्चा रही, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और ISRN और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं इस बहुत ही प्रेरक इनिशिएटिव के लिए। ISRN से एनजीओ क्लिनिक पॉडकास्ट, शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू।